नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है सभी का ट्यूटोरियल AICS IB चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MySQL चैप्टर 8 फॉर क्लास 11 IP। तो पिछले वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन 1 to 6 NCERT सॉल्यूशंस के 1 to 6 हमने कवर किए थे पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS IP। लेट्स वी बिगिन नाउ। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है 7th, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग कमांड्स। तो यहाँ पे दो कमांड्स दिए हैं, उसका डिफरेंशिएट आपको लिखना है, ऑल्टर एंड अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन चीजें आपको कुछ मिलेगी। दोनों कमांड्स जो है वो सिमिलरली यूज होता है यहाँ पे। जैसे आप ऑल्टर देखेंगे तो ऑल्टर का मतलब क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जो हम क्या यूज करते हैं कि जब भी टेबल के स्ट्रक्चर में या तो टेबल में कोई ऐसी चीज है जो मेन स्ट्रक्चर के रिलेटेड है, स्ट्रक्चर के रिलेटेड क्या क्या हो सकता है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। उसमें आप सबसे पहले कंसीडर कर सकते हैं आपका कॉलम नेम, उसके बाद डेटा टाइप्स, उसकी साइज, उसके बाद कोई भी कंस्ट्रेंट है जो हम ऐड करेंगे। इसके बाद मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कंस्ट्रेंट के ऊपर, फिर सिलेक्ट कमांड के ऊपर। बट यहाँ सबसे पहले मुझे कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने ये ले लिया है। तो उस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में नॉलेज में दूंगा इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे ऑल्टर एंड अपडेट, तो ऑल्टर यूज होगा ये सारी चीजें अप्लाई करने के लिए या तो रिमूव करने के लिए। इसमें तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है ऑल्टर में, एड, मॉडिफाई एंड ड्रॉप। तो ये तीन चीजें हम कर सकते हैं। किसी भी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, किसी कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं और किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो इनके लिए अलग अलग चीजें आप यहाँ पे ऑल्टर के साथ लिख सकते हैं। ऑल्टर टेबल करके टेबल का नेम आएगा, फिर उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, ऑल्टर टेबल ऐड कॉलम, तो उसके बाद आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली ऑल्टर टेबल ऐड कंस्ट्रेंट, तो आप कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कोई चीज आपको मॉडिफाई करनी है तो ऑल्टर टेबल मॉडिफाई कॉलम, उसके बाद कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज आप जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं। सिमिलरली ड्रॉप करते टाइम भी आप वही लिख सकते हैं, ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। तो इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो अपडेट में क्या होता है, बेसिकली अपडेट जब हम यूज करते हैं तो वो अप्लाई होता है आपके कंटेंट के ऊपर। कंटेंट का मतलब क्या है, आपने टेबल के अंदर जो डेटा डाला है, जो डेटा आपने इंसर्ट किया है, उस डेटा को हम कहेंगे अपडेट। तो उसको जब भी आपको चेंज करना है तो आप वहां पे यूज करेंगे अपडेट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया आपका। तो ऑल्टर आपका DDL कमांड है, अपडेट आपका DML कमांड है। एक एग्जांपल दोनों का लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे तीन पॉइंट्स लिख करके बताया है और एक एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है नोट्स में। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वहां अवेलेबल है, वहां से आप आंसर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट, वो है डिलीट एंड ड्रॉप। तो डिलीट एंड ड्रॉप दोनों यहाँ पे अलग अलग काम करते हैं। डिलीट मतलब तो दोनों का वैसे सेम है, ड्रॉप करने के लिए या तो कोई भी चीज रिमूव करने के लिए। जैसे डिलीट है वो आपका DML कमांड है और ड्रॉप है वो DDL कमांड है। तो यहाँ पे डिलीट कमांड से क्या होगा कि आप किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं। आप अपने टेबल में से किसी भी रो को अगर डिलीट करना है तो आपको यूज करना है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ये लिखेंगे। उसके बाद वेयर कंडीशन आप जैसे अप्लाई करेंगे उस प्रकार से हो जाएगा। तो इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो भी आने वाला है, सिलेक्ट, डिलीट, वो सारे में यहाँ दूंगा आपको। लेकिन ये NCERT जो टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली दिए हैं, तो इसलिए यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि इसकी डिमांड थी। स्टूडेंट्स कमेंट्स करके पूछते थे कि अगले चैप्टर डालिए सर, अगले चैप्टर डालिए सर। तो इस बार मैंने ये किया कि पहले NCERT डाल दिया, अब कंसेप्ट वाले वीडियो डालूंगा। ताकि लिस्ट में मैंने देखा था कि मैं लिस्ट के सारे कंसेप्ट यहाँ डाल रहा था, तब भी मुझे कमेंट्स मिलते थे कि सर NCERT सॉल्यूशंस का अगला चैप्टर कब दे रहे हैं, अगला चैप्टर कब दे रहे हैं। तो लो भैया, इस बार हमने NCERT आपको पहले दे दिया, ताकि इसमें ऐसे कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे, या तो वे समझ में आएंगे पर वो उसका जो डिटेल है वो कुछ और में होता है, जो आपकी इवन टेक्स्ट बुक में भी कुछ कंसेप्ट नहीं दिए हैं। NCERT के टेक्स्ट बुक में कुछ कंसेप्ट नहीं है और क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इसलिए मैं ये चाहता था कि भी पहले पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिले, बाद में ये सॉल्यूशन मिले। बट आप लोग उसकी डिमांड करते रहते, इसलिए मैंने इस बार उसका रिवर्स कर दिया। पहले NCERT डाला है, अब हम जो कंसेप्ट है उसके वीडियो आपको मैं देता रहूंगा, ट्यूटोरियल सारे धीरे धीरे। तो चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, डिलीट एंड ड्रॉप। तो डिलीट क्या होता है, रोज को डिलीट करता है, और ड्रॉप कॉलम को ड्रॉप करने के लिए या टेबल को ड्रॉप करने के लिए आप यूज कर सकते हो। हालांकि कॉलम के लिए आपको अल्टर टेबल यूज करना पड़ेगा, तो वो कमांड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या कमांड है, यहाँ पे कमांड है आपका ड्रॉप, सिर्फ ड्रॉप। वो ड्रॉप होता है
वो ऑल्टर टेबल के साथ होता है। हमेशा से याद रखिए ये चीज, ऑल्टर टेबल ड्रॉप से ही आप कॉलम डिलीट कर पाएंगे। ताकि स्टूडेंट जनरली क्या करता है कि वो देखते हैं कि डिलीट कॉलम तो डिलीट रो, डिलीट से डिलीट रो हो गया, तो इस वाले कॉलम में क्या लिख देते हैं, डिलीट कॉलम। तो ये ड्रॉप कॉलम का प्रॉपर यूज नहीं है, सॉरी ड्रॉप कमांड का प्रॉपर यूज नहीं है। ड्रॉप कमांड का यूज है कोई भी टेबल या तो कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट ड्रॉप करने के लिए, डिलीट करने के लिए। तो जब आपको डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स डिलीट करना है तो आप यूज करेंगे ड्रॉप। तो ये ड्रॉप यहाँ पे डीडीएल कमांड है, सॉरी फिर से वही डीएमएल आ रहा है, डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पे ड्रॉप के साथ ड्रॉप टेबल नेम कर देंगे, आपका टेबल गया, सीधा डिलीट हो जाएगा। तो आप वहां से कुछ भी चीज उड़ाने के लिए, अगर आपको उड़ाना है तो उड़ाइए, ड्रॉप यूज करिए और उड़ाइए, तो ऐसे उड़ जाएगा। तो सिंपल ये तरीका है उसको ड्रॉप करने का। तो हमेशा से याद रखिए ऑल्टर और ड्रॉप ये अलग चीज होती है। वो टेबल के कॉलम कंस्ट्रेंट को डिलीट करने के लिए यूज होता है, जबकि ड्रॉप पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए यूज होता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा है कि डिलीट इज डीएमएल कमांड, ड्रॉप इज डीडीएल कमांड। उसके बाद आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल एक दिया है, तो एक एक एग्जाम्पल आप यहां से ले सकते हैं, उठा सकते हैं इसे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिएट अ डेटाबेस कॉल्ड स्टूडेंट प्रोजेक्ट हैविंग द फॉलोइंग टेबल्स, चूज एप्रोप्रिएट डेटा टाइप एंड अप्लाई द नेसेसरी कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे 3 टेबल का स्ट्रक्चर दिया है। इन 3 टेबल को आपको क्रिएट करना है और डेटा इंसर्ट करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट है वो भी फॉलो करने हैं। तो पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले आपको देखना है स्ट्रक्चर और उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेबल में प्राइमरी की आएगी, कौन से टेबल में फॉरेन की आएगी। उसके बाद ही आप डेटाबेस डिजाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि ये वाला टेबल, उसके बाद ये वाला टेबल, उसके बाद ये वाला टेबल। तो जनरली यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कॉलम प्राइमरी की बन सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, टेबल स्टूडेंट है, उसके बाद प्रोजेक्ट असाइन है, उसके बाद प्रोजेक्ट है। तो इन 3 टेबल में देखिए सबसे पहला जो टेबल है रोल नंबर, नेम, स्ट्रीम, सेक्शन, रजिस्ट्रेशन आईडी। तो बेसिकली स्ट्रक्चर में जो लास्ट कॉलम दिया जाता है वो एज अ फॉरेन की वर्क कर सकता है दूसरे टेबल के लिए। तो इसलिए जाइए कि नेक्स्ट टेबल में क्या दिया है। तो नेक्स्ट टेबल में देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी पहला ही है, मतलब वो इसकी प्राइमरी की है। प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे अब नेक्स्ट टेबल में देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट आईडी है, यहाँ पे है पहली कॉलम। तो सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा, तो क्रिएट टेबल प्रोजेक्ट, उसका कमांड जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये देखिए क्रिएट टेबल, सबसे पहले डेटाबेस बनाना है। हमने टेबल बनाया, प्रोजेक्ट यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करके, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट प्रोजेक्ट, यूज स्टूडेंट प्रोजेक्ट, क्रिएट टेबल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आईडी varchar 10 प्राइमरी की, प्रोजेक्ट नेम varchar 20 नॉट नल, सबमिशन डेट, टीम साइज इंटीजर, गाइड टीचर varchar 20। तो ये इसके कॉलम हो गए। उसके बाद मैंने बनाया क्रिएट टेबल प्रोजेक्ट असाइन, इसमें असाइन किया है प्रोजेक्ट आईडी प्राइमरी की, देन प्रोजेक्ट आईडी varchar, रेफरेंस इज प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे फॉरेन की हमने जनरेट किया है, उसका रेफरेंस लेकर के, और असाइन डेट यहाँ पे आ गया। और लास्ट टेबल यहाँ क्रिएट टेबल रोल नंबर प्राइमरी की, नेम varchar, यहाँ पे नॉट नल अगर अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। स्ट्रिंग varchar नॉट नल चेक, तो यहाँ पे मैंने चेक यूज किया क्योंकि यहाँ पे कंडीशन उन्होंने डाली है द वैल्यूज इन स्ट्रीम कॉलम कैन बी आइदर साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे चेक कंस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए चेक कंस्टेंट है स्ट्रीम इन साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। मैं आपको प्रैक्टिकल करके अभी दिखाता हूं। चलिए MySQL खोल देते हैं यहाँ पे। तो MySQL ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसके अंदर हम देखेंगे इसको कि कैसे हम एडिट करेंगे कमांड, तो कैसे ये वर्क करता है, चेक कंस्टेंट कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली चलिए मैं यहाँ पासवर्ड डाल देता हूं पहले। ये पासवर्ड डाल दिया है। आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। चलिए स्टूडेंट प्रोजेक्ट तो मैंने जब किया था तब बना दिया है। अब मैं फिर से यहाँ पे नया बना देता हूँ, स्टूडेंट PR बना देता हूँ, डेटाबेस का नाम स्टूडेंट PR। अब इसको करेंगे यूज। तो नेक्स्ट में हम करेंगे यूज। थोड़ा सा फॉन्ट में बड़ा कर दूं यहाँ पे प्रॉपर्टीज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। चलिए अब आपको थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। यूज std_PR। ओके, अब ये हमने बना लिया है डेटाबेस। डेटाबेस बनाने के बाद हम सारे टेबल के जो
कमांड है वही सीधा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। तो सबसे पहले हमने बनाया था प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट को यहां पे ले लेते हैं। ये क्या हो गया बउआ, ये स्क्रॉल डाउन हो गया है यहाँ पे। ओके चलिए, ये था हमारा कमांड और हम यहां से इसको लेते हैं और यहां पे डायरेक्ट करते हैं पेस्ट। तो ये हो गया अपना काम, क्वेरीज ओके। अब नेक्स्ट इसी प्रकार से लेंगे, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं और ये भी यहां पे देखिए डन हो गया। अब उसके बाद ये भी हम यहां से पिकअप करेंगे। चल भैया इधर से आ जा तू। ओके, अब ये चेक कंस्टेंट हम कैसे चेक करेंगे, ये देखिए। तो ये क्वेरीज ओके, 0 रोज अफेक्टेड आ चुका है, मतलब कि हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे चेक। तो चेक कंस्टेंट कैसे करेंगे, इसका मतलब ये है कि सेक्शन में 1 और 2 होना चाहिए। मीन्स रोमन में लिखा है यहाँ पे II और यहाँ पे साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटी। इसके अलावा की कोई भी वैल्यू अगर हम डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये मेन चीज है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड ले लेते हैं। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है अपना स्टूडेंट, वैल्यूज यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए 1 1 1 1 1 और यहाँ पे नेक्स्ट आएगा नेम डाल देता है। चलिए भूपत भाई, तो यहाँ पे भूपत भाई आ गए हमारे। कोई भी नाम मैंने रैंडमली ले लिया, अगर किसी का है तो हो सकता है। चलिए आपका नाम यहाँ पे आ रहा है हमारे डेटाबेस में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रीम। तो स्ट्रीम यहाँ पे मैं लेता हूं जो अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबल चलो नहीं है, यहाँ पे मैं डाल देता हूं कुछ जनरल। चलिए जनरल अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे डाल दिया कुछ जनरल। ओके, अब उसके बाद 1 2, तो 1 2 यहाँ कैसे डालेंगे, तो 1 2 तो ऑलरेडी है, वो चेक करेंगे उसके बाद में। इसके बाद वाले कमांड में अभी मैं 1 डाल देता हूं। ओके, उसके बाद प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन आईडी। चलिए रजिस्ट्रेशन आईडी कोई भी यहाँ पे 1 वगैरह डालते हैं। पहले तो ये रेफरेंस से लिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आ गया है एरर, चेक कंस्टेंट स्टूडेंट चेक 1 इज वायोलेटेड। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि चेक 1 इज वायोलेटेड। तो यहाँ पे CHK, तो चेक कंस्टेंट यहाँ वायोलेट हुआ है। इनका कहना ये है कि चेक कंस्टेंट आपने वायोलेट कर दिया, गड़बड़ कर दी भाई ये। तो अब इसको कैसे सुधारेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये यूज करते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूं जो चेक हमने डाला है कि भाई साइंस होना चाहिए, तो यहाँ पे साइंस। और स्पेलिंग हमेशा से ध्यान में रखिए, आपने जो चीज चेक कंस्टेंट में डाली है सेम वही स्पेलिंग यहाँ डालनी है। अगर थोड़ा सा इधर उधर डाल दिया तो कंस्टेंट वायोलेट कर लेगा ये। तो ये चीज यहाँ पे है, देखिए ये रो इंसर्ट हो गया, मतलब हमारा वर्क कर रहा है कंस्टेंट। तो ये चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा रखता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलेट दिस टेबल्स विथ एप्रोप्रिएट डेटा। तो डेटा के लिए मैंने हर एक के लिए यहाँ एक वैल्यूज करके यहाँ रख दिया है। चलिए पहला जो है वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। तो ये एक रो इंसर्ट हो गया है। इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट वैल्यूज 1 लाइब्रेरी मैनेजमेंट, डेट कोई डाल दिया 3 एंड मेरा नाम लिख दिया पीछे संजय सर। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे ये रिकॉर्ड। तो इस प्रकार से आपको जितने रिकॉर्ड डालने हैं उतने डाल दीजिए इसमें। उसके बाद ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोड असाइन करके कुछ लिखा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब चलिए आगे देखते हैं। राइट क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग, फाइंड द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस स्ट्रीम। तो यहाँ पे साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स का नाम मुझे चाहिए। तो ये क्वेरी यहाँ पे लिख दी, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इक्वल टू साइंस। तो यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल है दोनों साइंस के स्टूडेंट है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट विल बी द प्राइमरी कीज। तो यहाँ पे प्राइमरी की क्या होगी, हम पहले से टेबल बना चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं। प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट असाइन के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी, स्टूडेंट के लिए रोल नंबर। तो ये 3 हमारे प्राइमरी की हो गए। सेम नेक्स्ट में पूछा है फॉरेन कीज। तो फॉरेन की 2 टेबल के लिए यहाँ पे अप्लाई की है हमने। एक तो प्रोजेक्ट असाइन, प्रोजेक्ट आईडी, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी। तो इन दोनों के लिए फॉरेन की असाइन की थी। आगे का क्वेश्चन है, फाइंड नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन क्लास कॉमर्स स्ट्रीम एंड आर गाइडेड बाय द सेम टीचर इवन इफ दे आर असाइन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, तो 2 टेबल में से डेटा आ रहा है। तो ये कंसेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी इवन नहीं दिया है।
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया है कि दोनों टेबल से डेटा आपको रिट्राइव करना है। तो रिट्राइव करने के लिए यहाँ आपको यूज करना पड़ता है ज्वाइन। तो मैंने यहाँ ज्वाइन का सिंपल तरीका अपनाया है कि टेबल का नाम दे दीजिए, फिर डॉट कॉलम नेम दे दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप देख पाएंगे सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम प्रोजेक्ट डॉट गाइड टीचर फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा प्रोजेक्ट। तो दोनों टेबल के नाम आपको ऐड करना है। वेर स्टूडेंट डॉट स्ट्रीम इक्वल टू कॉमर्स एंड प्रोजेक्ट डॉट गाइड टीचर इक्वल टू संजय सर। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं कि क्या आउटपुट हमें देता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो मतलब कि उस स्ट्रीम कॉमर्स में हो। तो कॉमर्स वाला तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है अपने पास। चलिए एक रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कॉमर्स। ओके, अब डुप्लीकेट एंट्री फॉर स्टूडेंट प्राइमरी। ओके, यहाँ पे रोल नंबर रिपीट हो चुका है, इसको कोई और रोल नंबर डालते हैं, नाम वगैरह वही रखेंगे। देखिए अब ये आया है। अब उसी क्वेरी को देखते हैं और यहाँ पे देखिए एक रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा दिया। तो इसी प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जो भी डिफरेंट प्रोजेक्ट होंगे तो भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन एबीसी मेंटेन्स अ डेटाबेस डिपेंडेंट EMP डिपेंडेंट टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट इट्स एम्प्लॉय एंड द डिपेंडेंट्स। तो यहाँ पे दो टेबल के स्ट्रक्चर दे दिए, आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, यूज करना है। उसी प्रकार से क्रिएट डेटाबेस यूज कर लीजिए, फिर ये कमांड लिख दीजिए, फाइंड द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज विद द डिपेंडेंट नेम्स। तो नेम चाहिए एम्प्लॉइज के भी और डिपेंडेंट्स के भी। तो यहाँ पे सेम वही चीज अप्लाई की है। सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट नेम डिपेंडेंट डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिपेंडेंट। तो यहाँ पे दोनों टेबल से डेटा फैच करके ले आएगा ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए फाइंड एम्प्लॉइज डिटेल्स वर्किंग इन डिपार्टमेंट सेज प्रोडक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है उसी से रिकॉर्ड चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड मिलेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू प्रोडक्शन। तो ये यहाँ पे सीधा क्वेरी है सिंगल टेबल से। जब मल्टीपल टेबल से हमें तो दोनों का रेफरेंस लिखना पड़ेगा। और कभी कभी अगर एम्बिग्युइटी की एरर आती है तो आपको पीछे दोनों में जो कॉमन कॉलम है उसका नाम भी लिख करके यहाँ इक्वल टू करके रिकॉर्ड फैच करने पड़ेंगे। कभी कभी अगर ऐसा एरर आता है एम्बिग्युइटी का तो, पर हम यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है तो मैंने पूरा नहीं कवर किया है, सिर्फ इतना आपको लिख करके दिया है। अगर आप ज्यादा जानना चाहते तो कमेंट करके बताइए, मैं ज्वाइन का एक सेपरेट लेकर के आऊंगा वीडियो। तो सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर लूंगा सिर्फ आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फाइंड एम्प्लॉइज नेम हैविंग नो डिपेंडेंट। तो यहाँ पे डिपेंडेंट के लिए मैंने EMP ID नल कर दिया है और इसी को अगर नल है तो वो डिपेंडेंट कोई है नहीं, उसका मतलब वो है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट सेल्स एंड एग्जैक्टली 2। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 2 का रिकॉर्ड मांगा है। तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय में से नेम लिया और डिपेंडेंट में से हमने लिया है ये ID। तो यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट ID काउंट करेंगे और इसका हमें आंसर 2 मिले तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप क्वेरी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेरी यहाँ पे दी थी वो हमने देख ली है। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो रीनेम हम ऑलरेडी बता चुके हैं, रीनेम टेबल प्राइस टू कॉस्ट पिछले वीडियो में बताया था, वही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए बोला है, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दो टेबल आपको दिए, एक प्राइमरी की वाला दिया है और दूसरे रिकॉर्ड में अगर आपको डायरेक्ट दूसरे टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो बिना प्राइमरी की के कभी कभी एरर आ सकती है। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कास्केड कंस्टेंट अप्लाई किया है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर उसको अवॉइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में उसका आंसर है, पहले डाल दीजिए प्राइमरी टेबल, मतलब जो प्राइमरी की वाला टेबल है उसमें पेरेंट टेबल में, उसके बाद चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 ही कॉलम के वैल्यूज इंसर्ट कर दिए है। तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं ताकि इसमें हैंड कर्चिप में कोई साइज नहीं होता। तो यहाँ पे साइज दिया भी नहीं है तो हमने साइज को अवॉइड कर लिया, कोड और प्राइस इंसर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि आपको यहाँ पे ऐसे मॉडिफाई करना है इसको कि जब भी कोई नेम हो तो नेम अगर नहीं है तो यूकोड जनरेट नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक कंस्ट्रेंट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ऑल्टर टेबल यूनिफॉर्म एड कंस्ट्रेंट चेक यू नेम इज नॉट नल। तो नेम जब तक नहीं होगा तब तक नेम नहीं है तो वो वैलिड नेम नहीं है, जब तक वैलिड नेम नहीं होगा तो यू कोड क्रिएट नहीं होगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, या तो यहाँ लिख सकते हैं चेक यू कोड इक्वल टू यू नेम इज नॉट नल, तो ये भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से भी आप चेक कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं। तो या तो फिर कोई और कंस्ट्रेंट में आप लिख सकते हैं कि यू नेम जो है वैलिड नेम, तो वैलिड नेम है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा, तो नेम में सिर्फ अल्फाबेट्स आते हैं तो आप उसका चेक कंस्ट्रेंट वहां पर भी अप्लाई। वीडियो अच्छा लगा होगा, ये लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे दिया इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली सिलेबस में ये वाला पार्ट थोड़ा
नहीं है, चेक कंस्टेंट वगैरह। तो पर टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, और उसका जो दूसरा तरीका है वो भी मैं बताऊंगा। आप कमेंट करके मुझे जरूर पूछें कि ऐसे क्या हो सकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।